गाड़ी सामने से हटो 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 गाड़ी हट। चौधरी, घर चेक करो। सर, लगता है मर्डर लूट के इरादे से किया गया है। लेकिन डेड बॉडी को देखकर लगता है इसे टॉर्चर किया गया है, जैसे किसी ने इससे अपनी दुश्मनी निकाली हो। चौधरी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, ये शबनम इसी ने कॉल किया था। साहब, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। सुबह आई तो दरवाज़ा खुला था और पुखराज सेठ। पुखराज के अलावा और कौन कौन है घर में? मालिक की बीवी और उनका बेटा। लेकिन मैं सुबह आई तो दोनों ही यहाँ नहीं थे। नाम क्या है उनका? मालकिन का गौधुली और बेटे का विनय। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, माँ बेटे दोनों का नंबर बंद है। पुखराज का और कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी? साहब की एक बहन है और एक भाई। बहन शादीशुदा है, फरीदाबाद में रहती है। और भाई? कामराज नाम है उनका। पीतमपुरा में केबल की दुकान है, वहीं रहते। पुखराज की बहन और जीजा को कॉल करो, पुलिस स्टेशन बुलाओ, और कामराज को भी। सर, कल रात किसी को पुखराज के घर आते जाते देखा था आपने? नहीं सर। पुखराज की बीवी और उसका बेटा कहाँ हो सकते हैं? कल शाम तक तो सब घर पे ही थे। आपकी किसी से कोई बात हुई थी? गौधुली से बात हुई थी। वो हमारे कामवाली का नंबर मांग रही थी। उन्होंने अपनी कामवाली को निकाल दिया है ना। किसे? शबनम को? हाँ। क्यों निकाला था, कुछ बता? शबनम थोड़ी सी बदतमीज है। कल वो अपने पति को भी लेकर आई थी और पुखराज के साथ उनके कुछ तू में हो रही थी। सुनिए जी, आपने शबनम का हिसाब कर दीजिए। वो आजकल बहुत ज़्यादा ही बोलने लगी है। जरा फोन लगा उसे, अभी सीधी करता हूँ उसकी जबान में। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। अब लाओ मेरी तनख्वाह। तनख्वाह तो बड़ी अक्कड़ से मांगती है, पर तूने जो मेरी इंपोर्टेड घड़ी तोड़ी है उसका हर्जाना भरेगा कौन? कहीं ऐसा ना हो साहब कि हर्जाना आपको भरना पड़ जाए। मुझे उंगली दिखाएगा तू? मुझे उंगली दिखाएगा? हाँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। साहब, पुलिस को मत बुलाइए। हम लोग गरीब लोग हैं साहब, आपको जो देना है वो दे दीजिए। अब आएगा कल ठिकाना। चल निकल इधर से, निकल। चलिए, दिखता क्या? फुट। दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखाना। शबनम और उसके पति को थाने में बुलाओ और बाकी मोहल्ले में पूछताछ जारी रखो। सर, तुझे पुखराज ने काम से निकाल दिया था, फिर क्यों आई थी आज? साहब, मैं तो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए आई थी। तनख्वाह लेने आई थी या हर्जाना चुकाने आई थी? क्यों बे, तुझमें बहुत चर्बी है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? क्यों? तूने पुखराज को कल धमकी नहीं दी थी? वो शबनम को तनख्वाह नहीं दे रहा था साहब। तो तू उसका मर्डर कर देगा? नहीं साहब, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है साहब। साहब, हम लोग गरीब हैं, इसलिए आप हम पे शक कर रहे हो ना। एक तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, और अब आप। तूने जरूर कोई चोरी चकारी की होगी, इसीलिए उसने तेरी तनख्वाह रोकी। साहब, हम चोर नहीं हैं। मेरे से उसकी महंगी वाली घड़ी टूट गई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ी थी। इतना अमीर आदमी था, लोगों को लाखों करोड़ों बांटता था। बस मेरे 5,000 देने में उसको भारी पड़ रहा था। तो तेरी नजर उसके पैसे पे थी? नहीं साहब। तो तुझे कैसे पता कि वो लोगों को लाखों करोड़ों बांटता था? बोल। मालिक मोटे पैसों का लेन देन करते थे।
काम करते करते कानों में बात पड़ी थी। अरे क्या बात कर रहा है तू? अरे 30 लाख क्या, तू 40 लाख मांगता ना तो भी दे देता मैं। हाँ चल अभी मस्का लगाना बंद कर अभी। हाँ कोई नहीं, शाम को ले जा। अरे शबनम जरा चाय बनाना, फर्स्ट क्लास कड़क शक्कर कप। जी साहब। साहब मेरी तनख्वाह। अच्छा तनख्वाह देता हूँ अभी। साहब पूरी तनख्वाह दीजिए ना, बहुत जरूरत है। पूरी जी? हाँ देख मिनट, आज कौन सा वार है? बुधवार। अगले गुरुवार को लेके जाना, ठीक है? साहब लेकिन चाय बनाना शबनम, बहुत सर पकड़ के रखा है। जा बना, अदरक डालना भूलना मत। हाँ जा। शबनम ने पूरे 10 दिन इंतजार किए साहब। इस बीच इससे पुखराज सेठ की घड़ी टूट गई, तो वो बोला कि इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब। साहब मैं क्या, दूध वाला, किराने वाला, वो सबके पैसे रोक के रखता था। एक नंबर का कंजूस आदमी था वो। क्यों मारता था वो अपनी बीवी को? मालकिन पे शक करता था। कैसा शक? उन्हें शक था कि शायद मालकिन का उनके भाई के साथ कोई चक्कर। कामराज से? हाँ साहब, पर उनका बेटा हमेशा माँ को बचा लेता था। मुझे तो लगता है वो माँ बेटे ने मिलके ही कुछ किया होगा, और आप खामखा हम दोनों पे शक कर रहे हो। शबनम का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। सर मैं कामराज की दुकान पे गया था, लेकिन उसकी दुकान पे ताला लगा है। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। मैंने उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दिया सर। और पुखराज का बेटा विनय? सर विनय लाला नेकचंद कॉलेज में पढ़ता है। मैंने उसके कुछ क्लासमेट से बात की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। सर पूछताछ में पता चला है कि पुखराज के पास एक कार थी जो 1 हफ्ते पहले उसके ऑफिस के बाहर से चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुखराज का ऑफिस कहाँ है? सरस्वती विहार में। ताला तोड़ो। सर घर के साथ साथ ऑफिस में भी चोरी हुई। जितनी बेरहमी से पुखराज को मारा गया, उससे ऐसा लगता है कि ये काम पुखराज के किसी दुश्मन का है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि गायब उसके अपने हैं। चौधरी, मुझे पुखराज की कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, हर फाइनेंशियल डिटेल चाहिए। और ये पुखराज की बहन और जीजा कब आ रहा है? सर वो फरीदाबाद में रहते हैं, भी पहुंचने वाले होंगे। पुखराज से आखिरी बार कब मिले थे आप लोग? कई हफ्तों से कोई मुलाकात नहीं हुई, पर फोन पर अक्सर बात होती रहती थी। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? अब कल उसे मेरी कार चाहिए थी, इसलिए उसने फोन किया सी। की गल है साले साहब, सवरे सवरे नु कैसे याद आ गई? अरे जीजा जी, भगवान को सुबह सुबह क्या, हर वक्त याद करना चाहिए। और सही में आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो जीजा जी। मक्खन मत लगा, बोल किस लिए फ़ोन किया सी? अच्छी सी डील करने जा रहा हूँ, बड़ी बढ़िया डील है। तो अगर आपकी वो लक्की वाली गाड़ी मिल जाती तो डील पक्की हो जाएगी। फिर मैंने साडे ड्राइवर को कार लेके उसके घर भेज दिया, और शाम का उसका थैंक यू का मैसेज भी आया। हमने सुना है कि पुखराज को लगता था कि गोधुली और कामराज के बीच कुछ चल रहा था। ये सच है? नहीं जी, उसे गलतफहमी थी। तो फिर गोधुली और कामराज है कहाँ? और विनय, आपको क्या लगता है इन सब के गायब होने का पुखराज के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? सर हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने पुखराज और उसके घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि कामराज और गोधली के बीच में अक्सर कॉल होते थे,
लेकिन पुखराज की हत्या वाली रात 10 बजे गोधली के मोबाइल पे एक पीसीओ से कॉल आया था और उस कॉल के ठीक आधे घंटे बाद गोधली वहां से पहले सरस्वती बिहार गई, जहां पुखराज का ऑफिस है। हाँ सर, और फिर 11:15 बजे वो रिठाला। सर जब वो रिठाला में थी उस रात, चलिए देखिए, 11:15 से 12:15 के बीच में गोधली और पुखराज के बीच में एक लंबी कॉल हुई और कामराज भी उस समय पुखराज के घर पे ही था और उस कॉल के तुरंत बाद तीनों के फोन बंद हो गए। गोधली और पुखराज के बीच हुई 1 घंटे की कॉल का क्या चक्कर हो सकता है चौधरी? एक काम करो, गोधली का नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। सर कभी ना कभी तो ऑन होगा ही। और घटना के वक्त विनय की फोन लोकेशन क्या थी? सर उस दिन विनय की फोन की लोकेशन रात 9 से 11 के बीच में गुड़गांव में थी और रात 11 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। विनय, विनय उठ। विनय ये ले तेरा फोन है, बात कर। सर विनय गुड़गांव के एक फार्म हाउस में था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने उसे वहां से बुलवा लिया है। सर मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी सर। बैटरी तो तेरी भी गोली लगती है। ड्रग्स लेता है क्या? नहीं सर, सर बस बियर पी थी कल। बाप को मार के जश्न मना रहा था वहां? मार के? पापा को? सर क्या कह रहे हैं आप? बेटा तमाशा मत कर, तेरे बाप का मर्डर हुआ है और तू नहीं किया है। नहीं सर, मैं मेरे पापा को क्यों मारूंगा सर? अगर तूने अपने बाप को नहीं मारा तो तेरी माँ मार के भाग गई? नहीं सर, मम्मी ऐसी नहीं है सर। तो तेरी मम्मी है कहाँ? देखिए मुझे कुछ नहीं पता आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुना है तेरे पापा ने मेड, दूध वाले, किराने वाले सबके पैसे रोक के रखे थे? हाँ सर पापा सबके पैसे रोक के रखते थे। तो फिर क्या लगता है इनमें से कोई है जो तेरे पापा को मार सके? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं सर। और किस किस के पैसे रोक के रखे थे पुखराज ने? सर पापा के पास तो मेरी कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इन लोगों के पैसे कहाँ से देते? सर बस पापा बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन असली में कुछ नहीं था उनके पास। गले की चेन, घड़ी सब नकली पहनते थे पर बताते असली थे। पापा कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, फीस भरनी है। अरे छोड़िए फीस वीस के चक्कर, इतना पढ़ के करना क्या है तुझे? क्लर्क बनना है क्या? अबे तो बिजनेसमैन का बेटा है, बिजनेसमैन का, समझा? चल आज से मेरे साथ काम पे लग जा। आपके पास पैसे नहीं है क्या पापा? अबे किस भूतने वाले के पास पैसा नहीं है बे? हाँ मैं ना तेरी कॉलेज खरीद सकता हूँ। आप कॉलेज बाद में खरीदेगा पापा, अभी मुझे फीस के पैसे दीजिए, मुझे आगे पढ़ना है। पढ़ना है तुझे? सही में पढ़ना है? हाँ ठीक है, जहाँ मैं पढ़ा था ना वहाँ तुझे पढ़ा था। पता है कहाँ? लंदन, समझा? वहाँ भेजता हूँ तुझे। 10-15 दिन दे, तुझे फॉरेन भेजने का जुगाड़ करता हूँ मैं। देख कैसे पढ़ाई होती है। सर उनसे कुछ मांगो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगते थे, पर होता कुछ नहीं था सर। हो सकता है तेरे पापा की कोई मजबूरी रही हो, पर तूने उनका हाथ बटाने की बजाय उन्हीं पे हाथ उठा दिया। नहीं सर। झूठ मत बोल, शबनम ने सब कुछ बता दिया है। सर पापा मम्मी को मारते थे सर इसलिए एक बार मैंने। तेरी मम्मी ने जरूर कुछ किया होगा, इसलिए तेरे पापा ने मारा। मुंह उठा के बात कर। सर पापा मम्मी पर शक करते। तेरे पापा ने कामराज को जान से मारने की कोशिश की? हाँ सर पापा बहुत बुरे थे सर, लेकिन मम्मी और चाचा का कोई अफेयर नहीं था सर। अगर उन दोनों का कोई अफेयर नहीं था तो वो दोनों है कहाँ? सर मैंने पुखराज के बैंक अकाउंट चेक किए, ये देखिए सर, पिछले 1 महीने से उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए पड़े हुए हैं। और सर उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, वो बैंक की EMI नहीं दे पा रहा था 6 महीने से, इसलिए बैंक वाले उसकी कार उठा के ले गए। इसका मतलब ये हुआ कि पुखराज सिर्फ दिखावा करता था कि उसके पास बहुत पैसा है, असल में उसकी हालत खस्ता ही थी। और चौधरी मुझे शुरू से यही लग रहा है कि पुखराज की हत्या लूट के इरादे से नहीं, बल्कि उससे किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली। और गोधली और कामराज दोनों का एक साथ गायब होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने पुखराज के दिए हर घाव का बदला लिया और जो हाथ लगा वो लेके भाग गए। हम सब अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाते हैं, लेकिन पुखराज सिर्फ अपनी आर्थिक हालत को छुपा ही नहीं रहा था, बल्कि अपने झूठ से उसे उल्टा भी दर्शा रहा था। लेकिन वो क्या वजह थी जो पुखराज को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी, ये जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था।
और इस कत्ल के मकसद को समझने के लिए पुखराज को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब तक इस केस से जुड़ी हर बात का सच हैरत से भरा हुआ था। और ऐसी चौंकाने वाली पुखराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। सर, यह पुखराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हत्या का समय रात 12 बजे के आसपास और हत्या की वजह हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर? यस सर। सर, पुखराज को इतना टॉर्चर किया गया कि हार्ट फेलियर की वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया और तार का फंदा बाद में डाला गया। सर, पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका गला तब कटा जब वो पूरी तरीके से मर चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दुश्मनी निकालने वालों ने एक निढाल लाश के गले में अपनी नफरत का फंदा डाला। और ये नफरत की कहानी कामराज, गोधुली और पुखराज इनकी कॉल डिटेल्स बता रही है। उस 1 घंटे की कॉल के दौरान एक तरफ कामराज पुखराज को तड़पा तड़पा के मार रहा था और दूसरी तरफ गोधुली फोन पर उसकी चीखें सुन रही थी। चीख, और जोर से चीख। तेरी चीख की आवाज वहां तक सुनाई पड़नी चाहिए। चीख, और जोर से चीख, चीख। लेकिन ये कांड कामराज और गोधुली ने अकेले नहीं किया, इसमें कोई और भी शामिल है। गोधुली को उस रात जिस पीसीओ से फोन आया था वो जरूर कामराज के आदमियों ने किया होगा। चौधरी, पता लगाओ कामराज के किस किस से क्या क्या संबंध थे। गोधुली की आखिरी फोन लोकेशन, गोधुली और कामराज की फोटो पूरे शहर में सर्कुलेट करवाओ। नफरत परोसने वाले चूहे की बिल में नहीं, जेल में होने चाहिए। सर, पुलिस अपनी थ्योरी पर काम कर रही थी और उन्हें अब कामराज और गोधुली की तलाश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन थ्योरीज के सारे समीकरण बदल दिए। हाँ चौधरी। चलिए देखिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, घर वालों को इन्फॉर्म करो और आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर, अरे सर, मैंने की कितना सी? अरे जवाब तो दो सर। क्या किया है इन्होंने? लेके जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? क्या किया है सर? सर, लेकिन मैंने किया क्या है सर? अरे सर, सर मैंने की कितना सी? जिस वैन में गोधुली की लाश मिली वो तेरी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सच सच बोल, पुखराज और गोधुली की हत्या तूने करवाई है ना? नहीं सर, मेरी वैन तो चोरी हो गई थी, मैंने सवेरे ही पता चला। तो कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? सर, मैं कंप्लेन लिखवाने ही वाला था, लेकिन पहले पुखराज की हत्या की खबर, फिर गोधुली। सर, ऐसे में कहाँ ध्यान रहता है? ड्रामे मत कर, सच सच बोल। सर, आप ही सोचिए, अगर मुझे गोधुली और पुखराज को मरवाना होता तो मैं मेरी वैन क्यों यूज करवाता? सर, मैंने कोई फंसा रहा है। फंसा रहा है? अब तू बोलेगा कि कामराज ने वो वैन चोरी की ताकि तू फंस जाए। सर, आप हम पे बेकार में शक कर रहे हैं। ये सब करके आखिर हमें क्या मिलेगा? भाइयों की जायदाद और फिर विनय का पत्ता काटना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नैतिक और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और फिर हम अपने भाई भाभी का खून क्यों करवाएंगे? वैसे भी पापा ने दिल में सारी जायदाद मेरे नाम से कर दी थी। मतलब तुम हमेशा से किस्मत वाली रही हो या फिर शातिर? नहीं सर, पुखराज ने मेरे हस्बैंड से लाखों रुपए उधार लिए थे और उसकी लौटाने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उसी ने पापा पर दबाव डाल के विल में मेरा नाम लिखवाया था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। और कामराज, उसका इस जायदाद पे कोई हक नहीं था? कामराज इसी बात से तो चिढ़ता था मुझसे और पुखराज से। उसे लगता था कि मैंने उस पर दबाव डाला है, मैंने कहा है पुखराज को कि विल में मेरा नाम लिखवाऊं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि कामराज ने तुमसे और पुखराज से बदला लिया, पहले मर्डर करवाया और फिर तुम्हारे पति की वैन यूज करके उसे फंसवा दिया? मुझे लगता है ये पुखराज के पुराने कांड है और उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। पुराने कांड मतलब? पुखराज पहले से बहुत बड़बोला था, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। मैंने उसे कितनी बारी समझाया कि पुखराज इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कर, कोई जबान काट के ले जाएगा। अरे दीदी,
जुबान छुरी से भी पैनी होती है, बस चलाने की कला आनी चाहिए। अच्छा, सामने वाला कट जाता है यूं। तो आज तू हमें काटने आया है? क्या बात कर रही है दीदी, क्षमा कीजिए। मक्खन मत लगा, बोल कितने चाहिए? जी वो जीजा जी 10 लाख। 10 लाख? बड़े मौके की जमीन देखिए मैंने जीजा जी, बहुत बढ़िया जमीन है, कसम से बोलता हूँ। वो बयाना पकड़ाना पार्टी को तो, वरना चली जाएगी ना। पर बयाना तो दे देगा, और पूरी पेमेंट का क्या करेगा? उतने पैसे हैं तेरे पास? जब बयाना दूंगा तो लूंगा भी तो। 50 लाख की जमीन 55 लाख में बेच दूंगा, यूं 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 यूं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी अपने भाई के लिए किया, उसे अपना समझ के किया। कोई भी बहन या जीजा इतना कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नैतिक को छोड़ दीजिए। नैतिक की गाड़ी में से गोधुली की लाश मिली है सुनीता जी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता वो जेल में ही रहेगा। सर, मैंने नैतिक के ड्राइवर्स को भी रिमांड पे लिया। ना तो नैतिक कुछ बोल रहा है और ना ही उसके ड्राइवर्स। कामराज का कुछ पता चला? नहीं सर। क्या लगता है चौधरी, नैतिक की वैन वाकई में चोरी हुई होगी? सर, हो सकता है कि कामराज ने ही वो वैन चोरी करवा के मर्डर करवाया, क्योंकि ये तो साफ है कि पुखराज की हत्या वाली रात कामराज के फोन की लोकेशन पुखराज के घर की थी। अगर ये सारे कांड कामराज के किए हुए हैं तो उसका मकसद पुखराज और सुनीता से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुखराज के पास पैसे तो थे नहीं और जायदाद पहले से ही सुनीता के नाम पे थी। सर, पता चला है कि पुखराज लॉटरी भी खेलता था और उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी थी। कहाँ से पता चला? पुखराज के घर के पास एक सैलून वाले ने बताया। इसी पैसे से पुखराज उसके साथ स्पा खोलने वाला था। अरे अब्दुल भाई, अपने पास ना पैसों की कमी है ना बिजनेस के आइडियाज की। हाँ, पर अब सारे रन में अकेले तो नहीं कर सकता ना, आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे अब्दुल भाई, तो उस लॉटरी से मिलने वाले 10 करोड़ से हम पूरे दिल्ली भर में स्पा खोल सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इस बात में कोई सच्चाई होगी। पुखराज ने जरूर सैलून वाले के पैसे देने होंगे, इसलिए बड़ी बड़ी छोड़ रहा होगा। सर, ये बात सच है कि पुखराज लॉटरी खेलता था। मैंने सैलून वाले के अलावा और कई लोगों से ये बात कंफर्म की है। सभी का कहना है कि पुखराज की लॉटरी लगी थी। सर, अगर ये लॉटरी वाली बात वाकई में सच है तो हो सकता है कि कामराज ने ही इन लॉटरी के पैसों के लिए पुखराज का मर्डर किया हो। बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ी बड़ी बातें, और उन सब को साबित करने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोलने में भी पुखराज एक बार भी नहीं कतराया। पर क्या इस झूठ के बीच में कहीं कोई एक सच भी छुपा था? क्या वाकई में उसकी लॉटरी लगी थी और कहीं से अचानक आए ये पैसे ही कहीं उसकी मौत का कारण तो नहीं बन गए थे? इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुखराज का किरदार इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी रुकावट था, और जो खुलासे इस केस में हो रहे थे वो भी इस केस को कम नहीं उलझा रहे थे। सर, गोदली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गोदली को तो पुखराज से भी ज्यादा टॉर्चर किया गया है सर। हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ है, और हैरानी की बात यह है सर कि गोदली की हत्या का समय पुखराज की हत्या के समय से भी मैच होता है। इसका मतलब 1 घंटे लंबी कॉल जो गोदली और पुखराज के बीच हुई, उसमें पति पत्नी एक दूसरे की चीखें सुन रहे थे। जिस तरीके से पुखराज के साथ टॉर्चर किया गया और गोदली के साथ रेप हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई में इसमें पुखराज की फैमिली का हाथ हो सकता है? सर, पुखराज कामराज पे ऐसी तो शक नहीं करता होगा। हो सकता है कि कामराज की अपनी भाभी पर बुरी नजर हो, तभी तो पुखराज ने कामराज को जान से मारने की कोशिश की। सर, कामराज सिर्फ पुखराज से ही नहीं बल्कि गोदली से भी बदला लेना चाहता था, और ये हो सकता है कि ये टॉर्चर लॉटरी के उस 10 करोड़ रुपए का पता लगाने के लिए किया गया हो, जो पुखराज ने कहीं पे छुपा के रखे होंगे। लेकिन जिस पैमाने पर यह कांड हुआ है, उसमें सिर्फ फैमिली एंगल को ही ढूंढना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि पुखराज के बारे में अभी तक जो कुछ भी सामने आया है उससे ये बात साफ है कि उसके और भी कई दुश्मन होंगे जिनसे हमारा अभी तक सामना ही नहीं हुआ। इस पुखराज से जुड़े हर एंगल को हमें अच्छे से खंगालना होगा। पुखराज के कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने उसके बिजनेस के पुराने साथियों और प्रतिद्वंदियों से पूछताछ की। सर, पुखराज धंधा नहीं दादागिरी करता था। हम पार्टी के पास 2% कमीशन लेते हैं, लेकिन वो 3% कमीशन लेता था। फिर भी लोग उसी के पास जाते थे, हमारे पास नहीं आते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी को धमकी दिलवाता था। मैं तो उसे दूर से ही राम राम करता था जी। पुखराज के साथ में धंधा करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मतलब? सर, मैं फ्रीलांस एजेंट का काम करता था, पुखराज के लिए पार्टी लाके देता था। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जब तक इस तालाब में मामन सेठ, पुखराज धुमल और राजवीर जैसी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ मेरे जैसे एजेंट की दाल नहीं गलने वाली। इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने ये फील्ड चेंज कर दिया। तो आजकल क्या कर रहा हो? एक जगह पे इंटरव्यू दिया है,
शायद जॉब लग जाए। हमने सुना है ये पुखराज दूसरे डीलर्स के क्लाइंट्स काटता था, उन्हें धमकियां दिलवाता था। हाँ, पुखराज हमेशा कहता था जब तक शेर घुर रहा है ना कुत्ते डरते नहीं साले। तो देख उस वामन की कैसे हवा टाइट करता हूं मैं। हाँ सुन बे, तू जरा उस वामन को पिन चुका। हाँ फिर उस राघव के जरिए मैं उसे हड्डी दिखाता हूँ। हड्डी की लालच में लाल टपकाता हुआ खुद ब खुद फंस जाएगा जाल में। चल रखता हूँ। यार पुखराज भाई, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? वो वामन सेठ बड़ा डेंजर आदमी है। यार तू कुत्ते से डरता है बे? हाँ अबे तेरे सर पे शेर का हाथ है, समझ ले। मुझे लगा कि कहीं इस पुखराज के चक्कर में मैं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं, इसलिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। ये पुखराज धमकियां दिलवाता किससे था? मैंने कभी उसे देखा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो उसका मर्डर करवा सके? पुखराज से तो सारे चिढ़ते थे, लेकिन वो कौन हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। पुखराज के कॉल रिकॉर्ड्स और धमकियां मिलने वाले क्लाइंट्स और डीलर्स के कॉल रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई करो और पता लगाने की कोशिश करो वो था कौन जो पुखराज के कहने पे धमकियां देता था। ये वामन सेठ कौन है? जय माता दी प्रॉपर्टीज का मालिक। सब पता चला है कि हत्या वाले दिन पुखराज अपने जीजा की कार लेकर जिस डील के लिए गया था उस डील में वामन सेठ का भी लेना देना था। चलो इस वामन सेठ से मिलते हैं। पुखराज मुझसे डील करने नहीं, मुझे बेवकूफ बनाने आया था, लेकिन मैं उसके झांसे में आया नहीं। क्या झांसा दे रहा था वो? नरेला में किसी एनआरआई की कोई जमीन है, नकली पेपर्स दिखा के बोल रहा था एनआरआई पार्टी उसकी है। उसे लगा मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। तो तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। पुखराज जैसे जालसाज से बचने के लिए चौकन्ना रहना जरूरी है। पुखराज से तो खैर सारे ही चौकन्ने रहते थे, लेकिन यही बात समझ में नहीं आ रही कि दुश्मनी निकाली किसने। वो मैं नहीं हूं, तो वो जो कोई भी है उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। इस केस में कई ऐसे छलावे थे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बार बार बदल रहे थे। पुलिस एक तरफ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो शख्स कौन था जो पुखराज के कहने पर दूसरे डीलर्स को धमकियां दे रहा था, और दूसरी तरफ कामराज की तलाश भी जारी थी। सर, मैंने पुखराज की पूरी हिस्ट्री चेक किया। पता चला कि 7 साल पहले वो डीडीए में एम्प्लॉय था। घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। सर, डीडीए में रहते हुए वो सारे 2 नंबर के काम वामन सेठ के लिए करता था। मैंने पता किया कि वामन सेठ और पुखराज के बीच में एक अनऑफिशियल पार्टनरशिप भी थी। सस्पेंड होने के बाद उसका वामन से बहुत झगड़ा हो गया और तभी वामन ने उसके ऊपर एक केस कर दिया। कैसा केस? ये देखिए सर। 7 अगस्त 2008 को पुखराज नशे की हालत में गैर कानूनी हथियार लेकर वामन के ऑफिस गया और उसे ब्लैकमेल किया। क्या यहाँ पर? अबे अपना हिस्सा लेना है और क्या। जब तक तू डीडीए में था ना, मुझे तेरी जरूरत थी। अब तू मेरे कोई काम का नहीं। चल निकल यहां से। पुखराज मेरा पार्टनर नहीं था, वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया था। उसे उसके किए की सजा मिल गई। 7 साल पहले की सजा? या समझता हूं 7 साल पुरानी दुश्मनी को इस मर्डर से जोड़कर आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। लेकिन 7 साल पुरानी दुश्मनी की जड़ें अभी तक मौजूद थी, और तुम्हारे बीच जो चूहे बिल्ली की रेस चल रही थी उसकी खबर है हमें। हम जब पिछली बार मिले थे तुमने उस केस के बारे में नहीं बताया। उस वक्त आपने जो भी सवाल पूछे थे मैं उसके जवाब दे दिए। तो अब भी जो पूछ रहा हूँ वो बता दो। पुखराज के मर्डर में तुम्हारा ही हाथ है ना? हवा में तीर छोड़ने को कोई फायदा नहीं है। कोई ठोस सबूत हो तो बोलिए। सर, ये वामन तो बड़े तेवर दिखा रहा है। हो सकता है पुखराज को मारने के लिए इसने कामराज को मोहरा बनाया हो सकता है हत्या वाली रात कामराज के साथ इसी के चट्टे बट्टे हों। और मुझे ऐसा लगता है चौधरी, जैसा कि विजय, राजवीर और राघव ने बताया,
पुखराज जिस आदमी से धमकी दिलवाता था वो आदमी भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन सर उसका कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये धमकियां अलग अलग नंबर से दी जाती थी। कॉल रिकॉर्ड्स में कुल 25 नंबर हैं जो इन धमकियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नंबर या तो चोरी के हैं या फेक आइडेंटिटी देकर खरीदे हुए सिम। उन सभी नंबर्स को दोबारा क्रॉस वेरीफाई करो, उनमें कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। सर, थोड़ी देर पहले कामराज ने विनय के मोबाइल पे एक पीसीओ से फ़ोन किया था। जिस एरिया में ये पीसीओ है तुम लोग अभी वहां जाओ तुरंत। कामराज को पकड़ने का ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर इस आदमी को देखा है? सर ये रूम नंबर 1 में। चल बात क्यों सर? चल। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग कहाँ ले जा रहे हो सर? सर मैं कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं। बेकसूर होता तो भागता नहीं। सर अगर नहीं भागता तब भी आप मुझे कसूरवार ही समझते। आपको लगता कि पुखराज ने मुझे मारने की कोशिश की है इसलिए मैंने उसे मार दिया? तूने सिर्फ पुखराज को नहीं अपनी भाभी गोधुली को भी मरवाया। मैंने किसी को नहीं मरवाया सर। तेरी बहन तो ये सोच रही है कि तू उन्हें फंसा के भाग गया। तू उन दोनों से नफरत करता था क्योंकि तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला। सर मैं मानता हूँ कि पुखराज ने हमेशा मेरे साथ गलत किया सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मरवाया सर, नहीं मारा सर। तेरा पुखराज की बीवी के साथ क्या चक्कर था? सर पुखराज जानबूझकर मुझ पे आरोप लगाता था और वो चाहता था कि मैं उस घर पे ना हूँ जिस घर पे मेरा भी हिस्सा है। तो फिर हत्या के समय तो पुखराज के घर पे क्या कर रहा था? मैं वहाँ नहीं था सर। कॉल डिटेल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि हत्या के समय तो वहीं था। क्या कर रहा था वहाँ? नहीं सर मैं वहाँ नहीं था, मेरा फोन वहाँ था सर। जब पुखराज मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तब मेरा फोन वहाँ गिर गया था सर। उसके बाद मैंने गोधली को फोन किया उस रात, तो गोधली ने बताया कि मेरा फोन वहाँ रह गया है। अगर मैं उस रात वहाँ वापस जाता तो पुखराज फिर बात का बतंगड़ बना देता, इसलिए मैं अगली सुबह गया। और जब मैं गया तो उसकी लाश देखी और मैं बहुत घबरा गया और मैं वहाँ से भाग गया। सर, जिन नंबर से पुखराज के नाम से धमकियां दी जाती थी उनमें से एक नंबर किसी गोविंद के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब मैंने इससे पहले पूछताछ की तो बोला कि मेरा मोबाइल खो गया है, और अभी जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि ये 2-3 बार जेल जा चुका है। ये देखिए सर उसका फोटो। बुलाओ इसको। बोल, किस किस को धमकी देता था? सर मैं किसी को धमकी नहीं देता था सर। सर मेरे फोन का तो मिसयूज किया गया सर। जब तक ये सच ना बोले धुलाई करो इसकी। सर प्लीज बोल। नहीं सर मैंने चेक किया तो पता चला कि जब पुखराज को 2 साल की कैद हुई थी तब गोविंद तिहाड़ जेल में ही था। मतलब पुखराज और उसकी पहचान जेल में ही हुई होगी। लेकिन सर गोविंद के अलावा पुखराज के साथ जेल में एक और आदमी था जो जेल से निकलने के बाद पुखराज के साथ काम कर रहा था। कौन? सर मुझे नहीं पता कि गोविंद पुखराज के लिए धमकी देता था या नहीं। मैं तो ईमानदारी से। धमकियां गोविंद नहीं तू देता था। गोविंद के साथ मिलकर तूने जो कांड किया है वो हमने गोविंद से उगलवा लिया है। अब तू साफ साफ बोलेगा या अपने तरीके से उगलवाएं? सर मैं वो सर मेरी और पुखराज की मुलाकात पहले जेल में ही हुई थी। भाई आपने बताया नहीं, आप बाहर करते क्या थे? मैं बाहर ना लोगों के सी काटता था। भाई मेरा सी मत काट देना। अरे क्या बात कर रहा है यार, तू तो भाई है मेरा। बैठ। करोड़ों की जायदाद है मेरे पास। अब 25-30 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। भाई तो क्यों ऊपर आजा 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 बैठ। कुबेर बाबा का आशीर्वाद है। जेल से निकल कर मिलना मुझे, तेरा भी बेड़ा पार कर दूंगा। पिछले साल मैं जेल से रिहा हुआ तो पुखराज से मिला और अपने लिए काम मांगा। अरे टेंशन ना ले भाई, क्यों पाल रहा है? पुखराज ना यारों का यार है। मैं पुखराज के कहने पर लोगों को धमकाया करता था। अक्सर सिम बदल बदल कर मैं लोगों को धमकाता था। उसके साथ काम करते मैंने अपने ज़िंदगी के 8 महीने बर्बाद कर दिए, पर एक दहला भी नहीं कमाया था। इसलिए 2 महीने पहले मैंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर कुछ दिन पहले हमारी फिर से मुलाकात हुई। ठीक है ठीक है।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ क्या हाल है महाराज? रन छोड़ू? मैं रन छोड़ू? अरे आप डबल रन छोड़ू। कितना छोड़ते थे? ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, क्या खाक किया है? ये प्रॉपर्टी का बिजनेस ना थोड़ा पेशेंस का होता है, और नाम का गुद्दा कोई और गुटलियां कुत्ते खा जाते हैं। याद है जो वामन साहब की पार्टी सेट की थी तूने, याद है? कितने कमाए उससे मैंने? 25 लाख। कितना? 25 लाख। 25 लाख की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा कि पुखराज से पैसा वसूल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मैंने अपने पुराने ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे पता था कि पुखराज के सर पर उसका जीजा का बहुत सारा कर्जा है और पुखराज उसे एक पैसा भी नहीं लौटा रहा था, इसलिए फिर मैंने उससे फंसाने के लिए उसकी वैन चुराई और पुखराज के घर पहुंचा। बहुत ढूंढने पर भी उसके घर में मुझे सिर्फ 8,000 रुपये मिले। चल निकल जल्दी चल। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन वहीं हमारी मानसिकता यह होती है कि छोटे छोटे झूठ बोलने से तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कब कौन सा झूठ हमें या हमारे सामने वाले को अपराधी बना दे और मौत का सबब बन जाए ये पता ही नहीं चलता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम जो हैं जैसे हैं उसी सच को अपनाएं, ताकि किसी और पुखराज को एक झूठी जिंदगी जीने का खामियाजा अपनी जान देकर ना चुकाना पड़े। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।